हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बड़े ही होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी जो हमारा चैप्टर है वो प्रैक्टिकल टोटली बेस्ड है। इसमें हमारे को एटलीस्ट 5 to 8 मार्क्स की वेटेज है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल सा चैप्टर है जिसको बड़े आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि हमने अभी तक जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया कि हमारे फाइनेंस में 3 तरीके के डिसीजन होते हैं। हमारे फाइनेंस में 3 तरीके के डिसीजन होते हैं। पहला होता है जी फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। जैसे कि आपने देखा, नंबर 1 होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या चीज होती है कि हमने कहां से पैसा लाना है, कहां से पैसा लाना है। उसमें जैसे कि आपको बताया था कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे जैसे कि चैप्टर आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है कि जो हमने पैसा लेकर आए हैं उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है। जैसे कि आपको पता है कैपिटल 2 तरीके की होती है। नंबर 1 डेट, नंबर 2 इक्विटी। डेट क्या होती है? जो आउटसाइडर फंड, लॉन्ग टर्म फंड से होते हैं, जैसे कि डिबेंचर हो गए, लोन हो गए। अब डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लोन पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनका जो रिडम्पशन पीरियड है, रीपेमेंट पीरियड है, वो फिक्स होता है, राइट। दूसरी चीज होती है हमारी इक्विटी। इक्विटी में हमारी 2 चीजें आ जाती है मेनली, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हम फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, इक्विटी के ऊपर एक फ्लेक्सिबल डिविडेंड होता है। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड जो होता है वो एज पर द प्रॉफिट्स अवेलेबल टू द कंपनी होता है, राइट। अब वहां पे हम क्या देखते थे कि जहां पर हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जहां पे हमें ऑप्टिमम लगता था, हम उस हिसाब से डेट और इक्विटी रेज कर लेते थे। उसमें हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों कवर हो जाते थे। किसमें? फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि हमें पैसा कहां से लाना है। वो हमारा पहला डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता था कि पैसा लाया कहां से जाए और उस सोर्सेज से लाया जाए जहां पे हमारा जो फाइनेंस की कॉस्ट है मिनिमम हो, राइट। नंबर 1 पहला डिसीजन हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। नंबर 2 हमारा होता था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्या था कि हमें पैसा हम ले तो आए, अब आप जिससे भी पैसा लेकर आए, चाहे वो इक्विटी से लेकर आए, चाहे वो आप डेट से लेकर आए, अब आपको जहां पे लगाना है आपको सोच समझ के लगाना है कि भाई हमें जहां पे पैसा लगा रहे हैं उससे इतनी रिटर्न अचीव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब कहीं पर भी हम पैसा लगाते हैं, लगाने से पहले हम 2 चीजें जरूर एनालाइज करते हैं। नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न को दोनों देखकर हम आगे कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की सबसे बड़ी एग्जांपल है कैपिटल बजटिंग, जो हमारे सिलेबस में भी है। दूसरी होती है जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग की अगर मैं आपको बात कहूं, कैपिटल बजटिंग क्या है? हमने मशीन एक्स में पैसा लगाना है या मशीन वाई में लगाना है। हम कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो उसको लगाने से पहले 10 बार पहले एनालाइज किया जाता है। 10 बार पहले हम एनालाइज करते हैं, उसके सब कुछ देखते हैं, उसकी रिटर्न क्या होगी, उसके खर्चे क्या होंगे, एसेट की लाइफ क्या है, एसेट की लाइफ एक्सपायर होने के बाद पैसा कितना वापस आएगा, और बहुत सारी चीजें हम सब कुछ देखते हैं, राइट। उसके बाद हमारा तीसरा और लास्ट डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है? अब कंपनी ने बिजनेस पैसा ले आई, बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर दिया, प्रॉफिट्स कमा भी लिए। अब प्रॉफिट कमाने के बाद हमारा जो डिसीजन लेने की बारी आती है कि जो हमने पैसा कमाया है उसको सारा बांट दिया जाए, कुछ बांट दिया जाए या बांटा ही ना जाए। अब डिविडेंड में जाने से पहले हम थोड़ा सा दूसरी एग्जांपल से आपको मैं डिविडेंड पॉलिसी तक लेकर आता हूं। अब फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी या आपके पेरेंट्स, जब हम घर बिजनेस से पैसा कमा के घर पे लेकर आते हैं, बिजनेस से पैसा घर पे लेकर आते हैं, प्रॉफिट जो अर्न होता है हम सोचते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं। पैसा खर्च करने से पहले 2 चीजें सोचते हैं। हम जब प्रॉफिट पैसा कमाते हैं तो हम सोचते हैं कुछ पैसा
अभी के लिए खर्च कर दिया जाए, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रख लिया जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स। सेविंग्स। अब हम क्या करते हैं, कुछ पैसा, या हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पैसा हम अभी के लिए खर्च कर देते हैं कि हमारी जो रूटीन लाइफ है वो भी चलती रहेगी, प्लस फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी के लिए, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के लिए हम सेविंग्स रख लेते हैं, और वो सेविंग आगे जाके वो इंक्रीज होती जाती है, वो हमारे फ्यूचर के लिए काम आती हैं, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस में हम आते हैं। अब बिजनेस में क्या होता है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, अगर कंपनी ने प्रॉफिट आज के लिए अर्न किया, आज आपको जितना प्रॉफिट कमाया उतना का उतना दे दिया, राइट। शेयर होल्डर को पैसा बांट दिया, आपको इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया, लोन वालों को इंटरेस्ट दे दिया, और प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया, उस प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया। उसके बाद जो भी पैसा बचा, प्रॉफिट्स बचा, सरप्लस, कंपनी ने इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दिया। तो इसका मतलब हुआ कंपनी ने कुछ भी अपने पास रिटेन नहीं किया, सेविंग्स कुछ करी नहीं, जो भी पैसा कमाया सारा का सारा शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दे दिया। अब सपोज कीजिए अगले साल या फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ हैपनिंग होती है कि भाई उसके वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं है, और उस इनसफिशिएंसी की वजह से कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल नहीं डिविडेंड दे पाई, तो आपके मन में ये आएगा कि कंपनी, शेयर होल्डर के मन में ये आएगा कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा नहीं कमा रही, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए आप उससे एग्जिट करने के लिए आप अच्छा समझोगे। तो इसीलिए इसी चीजों को, अनसर्टेनिटी को रिकवर करने के लिए कंपनी डिविडेंड पॉलिसी का सहारा लेती है। डिविडेंड पॉलिसी जो है, मैनेजमेंट जो है डिविडेंड पॉलिसी का सहारा लेती है कि इन चीजों को देखकर हम डिविडेंड डिसीजन लेंगे, इसलिए हमारे इस चैप्टर को डिविडेंड डिसीजन भी बोलते हैं, राइट। तो कंपनी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 4 बार सोचती है कि हमें जितना प्रॉफिट कमाया है उसमें से कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना नहीं करना, या फिर सारा रखना है। अब ये चीजों का, बहुत सारी चीजों के डिविडेंड डिसीजन का जो डिसीजन, अब लास्ट पॉलिसी डिसीजन होता है, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, नंबर 2 क्या हमारे इन्वेस्टर की सोच क्या है, क्या हमारे पास कैश अवेलेबिलिटी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब कुल मिला के हमारा जो डिविडेंड डिसीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है मैनेजमेंट के लिए, हमारी फाइनेंस मैनेजर के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसमें क्या है, कंपनी की सिचुएशन को देखकर और बहुत सारी चीजों को देखकर आगे डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी को अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या नहीं देना, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर करूंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वे 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट वाइज आते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले है हमारा मीनिंग ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डिविडेंड होता क्या है, राइट। सबसे पहले क्या है, कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज नेट अर्निंग टू देयर शेयर होल्डर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और बोनस शेयर। जैसे कि आपको पता है, कोई भी चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अपना जब प्रॉफिट कमाती है वो अपने ऑनर को सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाती है तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर कंपनी पे आते हैं, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, सब कुछ टैक्स टुक्स देने के बाद जो उसके बाद प्रॉफिट बचता है वो पहले प्रेफरेंस वालों को देती है, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी वालों को देने का डिसीजन लेती है, राइट। अब जो सरप्लस बचा वो कंपनी 2 तरीके से अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक होता है जी डिविडेंड, दूसरा होता है बोनस शेयर, राइट। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। डिविडेंड रेफर्स टू कंपनी नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर।
डिविडेंड रेफर्स टू द कंपनी नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जैसे मैंने आपको बोला प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा वो या तो फिर वो दे सकते हैं एज ए बोनस शेयर, एज ए क्या दे सकते हैं, या तो फिर डिविडेंड दे सकते हैं, राइट, या तो फिर बोनस शेयर या तो फिर डिविडेंड दे सकते हैं। अब कंपनी ने कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंपनी ने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर को वो क्या है, डिविडेंड। नंबर 2, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ द कंपनी नेट प्रॉफिट विच आर पेड आउट टू द शेयर होल्डर। डिविडेंड कहते हैं वो पोर्शन है कंपनी के प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर को पेड आउट कर दिया, कंपनी के शेयर होल्डर को पे आउट कर दिया। लास्ट है डिविडेंड में भी कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड और प्रॉपर्टी डिविडेंड। अब डिविडेंड कैश भी हो सकता है, इन कैश में भी हो सकता है, स्टॉक में भी दे सकते हैं, इन बॉन्ड में भी दे सकते हैं और प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, इन काइंड में भी हो सकता है, राइट। तो कुल मिला के डिविडेंड हुआ क्या, डिविडेंड क्या है, कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट अर्न किया वो दो चीजों के लिए वो बांटेंगे, पहला बोनस शेयर, दूसरा डिविडेंड। अब बोनस शेयर को अगर हम साइड पे कर दें, अब आते हैं डिविडेंड पे। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पेड कर दिया शेयर होल्डर को, वो क्या है, डिविडेंड। उसके बाद डिविडेंड हमने बात करी कि डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड हो सकता है, बॉन्ड डिविडेंड हो सकता है और प्रॉपर्टी डिविडेंड हो सकता है, कैश डिविडेंड भी हो सकता है, राइट। तो ये हमारा था मीनिंग ऑफ डिविडेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है आपको थ्योरेटिकल समझने के लिए भी, और अगर एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो समझिए 99% चांसेस होते हैं फैक्टर के। ये क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी, या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी। कि कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। इन चीजों के बेस पर, इन फैक्टर्स के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंपनी डिविडेंड डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेगी, डिसाइड करेगी, डिस्कशन करेगी उसके ऊपर। वो बहुत सारी चीजें क्या हैं, वो यही चीजें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को देखकर डिविडेंड का डिसीजन लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कैश अवेलेबिलिटी। नंबर 1 क्या है, कैश अवेलेबिलिटी। कहते हैं बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड कंपनी शुड इंश्योर दैट सफिशिएंट कैश अवेलेबल इन द कंपनी अकाउंट्स। कहते हैं हमें डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को क्या इंश्योर कर लेना चाहिए कि क्या हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं, राइट। तो सबसे पहला हमें क्या डिसाइड करना, क्या हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास कैश है या नहीं, राइट। नंबर 2 है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या है, इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट of the company is higher than the market rate of return in investment, then it is beneficial for the shareholder to keep their money in company itself। कहते अगर आपके पास कंपनी के पास रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हायर देन द मार्केट रिटर्न है, मतलब मार्केट में आप पैसा कमा रहे हो 15%, हमारे पास कंपनी के पास जो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% की रिटर्न दे रही है। ध्यान से देखिए क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं, कैपिटल बेटिंग में भी काम आने वाला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपको काम आने वाला है और बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक्स में काम आ जाएगा आपको, राइट। तो बड़ा ही लॉजिकल पॉइंट है कि कंपनी की जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हायर देन द मार्केट रिटर्न है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले रहा था कि हमारी कंपनी की जो रिटर्न है वो है 20%, कंपनी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है 20% और मार्केट की रिटर्न है 15%। इसका मतलब है हमारे पास, मतलब कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्केट। तो इसका मतलब है अगर सपोज कीजिए आपके पास अगर 15 की जगह हमारी कंपनी अर्न कर रही है 20 और कंपनी में आपको, मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी है
25% अर्न करने की, 22%, 22%, 21%, तो क्या आप हमारी कंपनी में पैसा रिटेन करोगे? नहीं रिटेन करोगे। आप हमारी कंपनी से पैसा एग्जिट करके किसी और कंपनी में उसमें लगा दोगे, मार्केट में लगा दोगे, राइट? तो मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न हायर है, कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न हायर है एज कंपेयर टू द मार्केट रिटर्न, तो हमें क्या करना चाहिए? रिटेन कर लेना चाहिए पैसा, प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेना चाहिए रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, राइट? तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये थी हमारी, रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। डिविडेंड पेमेंट हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। कहते हैं जो डिविडेंड का हमारा जो डिविडेंड डिसीजन है ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है मार्केट के प्राइस के ऊपर। तो इसलिए हमें डिविडेंड डिसीजन लेने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारे शेयर के प्राइस के ऊपर क्या वो अप डाउन लेके आ रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अफेक्ट्स द डिविडेंड डिसीजन। कहते हैं ये भी मायने रखता है कि आपकी कंपनी कौन सी है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिलोंग करते हो या फिर पब्लिक कंपनी से बिलोंग करते हो। आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कौन सी है, ये भी आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है, राइट? तो चलिए नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, नीड्स ऑफ द कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी। ये बहुत अच्छी बात है, पॉइंट अच्छा है बहुत, कि जो नीड है कंपनी की एडिशनल कैपिटल के लिए वो भी अफेक्ट करती है डिविडेंड पॉलिसी को। वो कैसे? जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि जो हमारी अगर कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और कंपनी ने जो प्रॉफिट लगाया है, प्रॉफिट कमाया है, अब दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना। कि पहला पॉइंट ये है मेरा कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए, कंपनी ने आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? आप हो गए खुश। दूसरा, आपको साथ ही एक कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के उसके लिए पैसा चाहिए था 15 लाख रुपए। अब कंपनी क्या करेगी? 15 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी, राइट? 15 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी, उसके लिए क्या करेगी? एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करेगी, और उसको उस 15 लाख को रेज करने के लिए कंपनी का कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी लगेगी, राइट? और आपको जितना 5 लाख रुपए पहले आपको बांट दिया, बाकी 15 लाख रुपए मार्केट से ले लिया। इससे अच्छा क्या था? इससे अच्छा यही था कंपनी 5 लाख रुपए जो घर पे पड़ा हुआ था उसको यूज करती, बाकी जो 10 लाख की डेफिशिएंसी हुई वो 10 लाख रुपए मार्केट से रेज कर लेती। उससे क्या होता? आपकी उस 5 लाख रुपए के ऊपर, उस 5 लाख रुपए के ऊपर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थी वो भी कम हो जाती, और लो अमाउंट होती तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कम हो जाता। तो मतलब अगर आपके पास फाइनेंशियल नीड है, कंपनी के पास एडिशनल कैपिटल की अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है, राइट? उसके बाद द एक्सटेंट टू विच द प्रॉफिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ए कंपनी फॉर बिजनेस ग्रोथ इज द मेन कंसिडरेशन इन द डिविडेंड डिसीजन। कि हमें ग्रोथ के लिए कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा डिविडेंड के तौर पे बांट देना है, राइट? तो नीड फॉर द फाइनेंशियल नीड क्या है? नीड फॉर द कंपनी, नीड ऑफ द कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल अफेक्ट्स द डिविडेंड पॉलिसी। The extent to which the profits are required to be invested in the company for business growth is the main consideration in the dividend decision.
राइट। तो फाइनेंशियल नीड भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में। तो नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। Changes in government policy, particularly those affecting earning of the company, are also taken into the consideration in settling the dividend decision. For example, higher rate of taxation will definitely affect the company earnings and carrying impact on the dividend decision. कहते हैं हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। अब वो कैसे? कहते अगर कंपनी का जो टैक्स रेट होगा, गवर्नमेंट ने जो कंपनी के लिए टैक्स रेट लगाया है वो अगर आज की डेट में 30% है, सरकार क्या करे 30 से 40 कर देगी, 40 कर दे मान लो, तो 30 से 40 करने से क्या हुआ, जो जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख था, टैक्स लगने के बाद सपोज करो 70,000 रुपये बच गया, 70,000 बच गया, और टैक्स रेट चेंज होने से 70 की जगह कितना बच जाएगा 60,000, क्योंकि 1 लाख माइनस 40% इज इक्वल टू 60,000। अब 10,000 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया तो कंपनी के पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट ही कम हो गया, तो ऑब्वियस है डिविडेंड भी तो कम कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है, राइट। उसके बाद है जी लीगल रिक्वायरमेंट। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड कंपनी शुड कंसीडर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विच इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी लॉ। अब कहते हैं कंपनी एक्ट 13 के अकॉर्डिंग अब कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा ट्रांसफर टू कहां पे करना पड़ता है, जनरल रिजर्व पे। मान लो कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका 20% रिजर्व रखती है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करती है, या फिर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन है, कंपनी एक्ट 2013 की कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। कंपनी की जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट 20% है, इसका मतलब है कंपनी को प्रॉफिट जितना भी कमाएगी वो 20% अपने पास रिटेन करेगी। तो ये भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर जाएगा, राइट। उसके बाद है करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर अब देखो जी, अगर आप कंपनी लॉ में डिविडेंड का चैप्टर पढ़ोगे, जब आप कंपनी लॉ में डिविडेंड का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखा होगा साफ साफ कि कंपनी कहां कहां से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। कंपनी जो प्रॉफिट है वो एज ए डिविडेंड किस तरीके से अपना डिविडेंड किस तरीके से दे सकती है, करंट ईयर प्रॉफिट में से, पास्ट ईयर प्रॉफिट में से, कि 3 साल से एग्रीगेट अपना ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे पॉइंट हैं इसके रिलेटेड। तो मतलब क्या है, करंट ईयर प्रॉफिट को देखकर ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट का डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि अगर हमारे पास इस साल का प्रॉफिट अवेलेबल है तो इस साल के प्रॉफिट में से ले लेंगे, अगर नहीं अवेलेबल तो पिछले सालों के जो हमारे पास सरप्लस अवेलेबल हैं, प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, उनमें से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हाई देन इट शुड रिलाई मोर ऑन द इंटरनल फाइनेंसिंग। अब ये दो पॉइंट आपस में इंटरलिंक कर जाएंगे बड़े अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी में क्या था कि मैंने कहा अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, और मैंने एग्जांपल ली कि आपके पास 5 लाख रुपए प्रॉफिट है और आपके पास 15 लाख की फाइनेंशियल नीड है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 15 लाख की है, तो मैंने क्या कहा कि आपको समझदारी इसी में ही है कि 5 लाख रुपए रिटेन अर्निंग में से लिया जाए और 10 लाख रुपए मार्केट से उधार ले लिया जाए।
जो इन फॉर्म ऑफ जैसे भी आप कह रहे हो कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, जो भी कंपनी का डिसीजन है वहां से। अब वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसका कहने का बड़ा साफ कारण ये था कि अगर आप बाहर से 15 का 15 लाख रेज कर लोगे, उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगी। नंबर एक, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होगी। फाइनेंसिंग के लिए आपको फंड रेज करने के लिए आपको 15 लाख के ऊपर खर्चा पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप रिटेन अर्निंग यूज कर लेते हो तो आपको 10 लाख के ऊपर पड़ेगी। तो 5 लाख का जो भी खर्चा होगा वो आपकी सेविंग है, वो आपके इन्वेस्टर की ग्रोथ के लिए काम आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद हम साथ में इसको जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कहते हैं अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है मार्केट में, तो आप समझदारी इसमें ही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को यूटिलाइज किया जाए, रिटेन अर्निंग को यूज किया जाए, इंटरनल फाइनेंसिंग के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए, जिससे क्या होगा, हमारी एज कंपेयर टू हमारे कंपटीटर हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी, और जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन की, हमारे और बिजनेस डिसीजन की जो पावर है वो हमारी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। तो उसके बाद है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। CDT is corporate dividend tax is payable by the company on amount dividend distributed among the shareholder as dividend. If such CDT is high, then it is better for the company to declare less dividend and vice versa. Corporate dividend tax क्या होता है? कंपनी जो, अब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट लेवल पर बैठे हैं वो +2 पास हैं, उनको CDT के बारे में उन्होंने कभी अगर नहीं सुना, उनको मैं पहले बताता हूं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होता है। पहले कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है। अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है उसमें से कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता है एक और। उस डिविडेंड का इनकम टैक्स में हम वर्डिंग यूज करते हैं DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और इधर हम यूज करते हैं या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वर्ड यूज करते हैं CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT वर्ड यूज करते हैं। अब ये जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, कहते हैं अगर ज्यादा होगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, लेस डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कम होगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कम होगा, हम हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी हमारी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करता है, राइट। तो लास्ट हमारा क्या है, मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड the market condition while considering the dividend decision. Business cycle, boom and depression affect the dividend decision. कहते हैं जो बिजनेस साइकिल्स हैं, बूम है, डिप्रेशन है, ये सब कुछ हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है, राइट। इन ए डिप्रेस्ड मार्केट, इन ए डिप्रेस्ड मार्केट, higher dividend declaration is used to market securities for creating a better image of the company. कहते हैं हम जब डिप्रेस्ड मार्केट होती है, मार्केट जब डिप्रेशन में है, तो हम क्या करते हैं, हायर डिविडेंड डिक्लेरेशन की पॉलिसी यूज करते हैं। उसका कारण क्या होता है, हम एक मार्केट में क्या करना चाहते हैं, एक बेटर इमेज खड़ी करना चाहते हैं। ड्यूरिंग द बूम द कंपनी में लाइक टू सेव मोर। अब बूम में हम क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं ज्यादा, किस लिए, क्रिएट करते हैं रिजर्व फॉर ग्रोथ। अब जब बूम होता है तो उल्टा हो जाता है, बूम में हम क्या करते हैं, पैसा रिटेन करना शुरू कर देते हैं एंड एक्सपेंशन और मीटिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब मार्केट कंडीशन भी जो है अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। अगर हमारी जो मार्केट है वो डिप्रेस मार्केट है, उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा डिविडेंड देते हैं। ज्यादा डिविडेंड क्यों देते हैं, क्योंकि हम मार्केट में अपने एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, हम अपने शेयर होल्डर को खुश रख रहे हैं। और जब ग्रोथ होती है उसमें हम क्या करते हैं,
ज्यादा से ज्यादा रिटेन करते हैं, कम से कम डिविडेंड देते हैं। किस लिए? एक ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, राइट। ये हमारा था फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ये सभी फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब हमारी जो डिविडेंड पॉलिसीज हैं वो 4 तरीके की होती हैं। अब पहले आपको ये बता दें कि डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी मतलब कि हम जो कंपनी है वो किस तरीके से जो डिविडेंड देने की एक तरीका फॉलो करते हैं, एक जो टेक्निक है, एक वे है, वो क्या फॉलो करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड किस तरीके से देती है। रेगुलर देती है, ईपीएस के बेस पर देती है, कोई पे आउट रेशियो सेम रखती है, कैसे देती है, राइट। वो हमारी टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी होती है। अब डिविडेंड पॉलिसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 तरीके की हमारी डिविडेंड पॉलिसी होती है। कंपनी उन 4 में से एक डिविडेंड पॉलिसी ऑप्ट करके अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। तो सबसे पहले हमारी डिविडेंड पॉलिसी है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। अब पहले आपको पढ़ देते हैं कि रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में क्या है। इन दिस टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी द इन्वेस्टर गेट डिविडेंड एट ए यूजुअल रेट। Here the investor are generally retired person or weaker section of the society who want to get the regular income. This policy can be maintained only if company has regular earning. अब जैसे कि आपने सुना कि हमारी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, एक यूजुअल रेट पे इन्वेस्टर को डिविडेंड पे करती है, राइट। और जब दूसरी तरफ से या फिर आप कह सकते हो कि इन्वेस्टर जो है यूजुअल रेट पर डिविडेंड को गेट करता है, राइट। और इसमें कौन से लोग आते हैं? वो लोग आते हैं जो रिटायर्ड पर्सन है मोस्टली, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में से अपना फॉल करते हैं, राइट। और ये पॉलिसी कंपनी तब ऑप्ट कर पाती है जब क्या है, कंपनी के पास क्या है, रेगुलर अर्निंग है। जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी के पास नंबर 1 रेगुलर अर्निंग है, नंबर 2 कि जो लोग आते हैं इसमें कंपनी में इन्वेस्टर हैं वो कौन है, वीकर सेक्शन के हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन है, और कंपनी जो इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है यूजुअल रेट पे होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टर 2 अप्रोच वाले होते हैं। जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं वो 2 सोच वाले लोग होते हैं। एक सोच वाले लोग वो होते हैं जो कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट वाले लोग कौन होते हैं? ये वो अपना इन्वेस्टर्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको क्या है, रेगुलर रिटर्न चाहिए, जिनको क्या है, फ्यूचर के साथ कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनमें, उनका जो है फ्यूचर के साथ कोई ज्यादा अपना वो प्रभावित नहीं होते फ्यूचर ग्रोथ के साथ। वो प्रभावित किसके साथ होते हैं? इन्वेस्टर के केस में, इन्वेस्टमेंट के केस में रिटर्न के साथ। वो रेगुलर रिटर्न चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम रेगुलर प्रॉफिट अर्न करें, हमें रेगुलर डिविडेंड मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमने बात करा यहाँ पर 2 तरीके के मोस्टली लोग आते हैं। कौन? नंबर 1 वीकर सेक्शन, नंबर 2 रिटायर्ड पर्सन। अब रिटायर्ड पर्सन को फ्यूचर वो तो आज के लिए ही जिएंगे क्योंकि उनकी लाइफ बहुत कम रह गई होती है पीछे। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाले कौन से लोग हैं? जो क्या है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस ही ये था कि थोड़ी सी रिटर्न जो है जनरेट हो जाएगी, एक अलग सोर्स क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लोग वही थे जो चाहते थे कि हमें रिटर्न आती रहे, रेगुलर रिटर्न कुछ ना कुछ आती रहे। दूसरे तरीके में कौन से लोग आते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच वाले। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच में कौन से लोग आते हैं? इसमें वो सारे लोग आते हैं जिनको आज की डेट में रिटर्न के साथ कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या चाहते हैं? वो अपनी फ्यूचर में ग्रोथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कल को
बढ़ जाए। आज हमें चाहे कुछ रिटर्न आए ना आए, पर कल को हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जानी चाहिए, अच्छी ग्रोथ हमें मिल जानी चाहिए। वो हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। बट हमारी जो पहली पॉलिसी जो है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी जो है, इसमें वो सारे लोग आते हैं जो चाहते हैं कि हमें लगातार रिटर्न मिलनी चाहिए, राइट। तो पहली हमारी डिविडेंड पॉलिसी कौन सी होगी? रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में क्या है? कंपनी इन्वेस्टर को यूजुअल रेट पे डिविडेंड देती है। नंबर 2, इस पॉलिसी को ऑप्ट करने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए? रेगुलर अर्निंग होनी चाहिए। नंबर 3, इसमें कौन सारे लोग आते हैं? इसमें वो सारे लोग आते हैं जो क्या है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हैं और रिटायर्ड पर्सन है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हमारी डिविडेंड पॉलिसी है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी कंपनी पे रेगुलर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसमें भी रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं, पर अगर रेगुलर डिविडेंड तो फिर ये अलग कैसे हो गई रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी से? तो इसलिए उसको उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। अब जो हमारी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया। नंबर 1, कांस्टेंट पे आउट रेशो। कांस्टेंट पे आउट रेशो का मतलब क्या है? अब कांस्टेंट पे आउट रेशो को बताने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि पे आउट रेशो क्या होती है। पे आउट रेशो बताने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि ईपीएस क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ईपीएस। ईपीएस क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कंपनी ने एक शेयर के लिए आपके लिए इतना पैसा अर्न किया। अर्निंग पर शेयर, पर शेयर के लिए कंपनी ने आपके लिए इतना पैसा अर्न किया। दूसरी चीज होती है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर में फर्क ये है, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कंपनी ने आपके लिए इतना पैसा कमाया। डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है आपको एक शेयर के लिए इतना पैसा पे किया आपको, राइट। अब डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है? पे आउट रेशो कंपनी के मान लो पे आउट रेशो है, उन्होंने रखा कि 40% हम पे आउट रेशो रखेंगे। मतलब सपोज कीजिए कंपनी ने पहले साल 15-16 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट अर्न किया है 10 रुपए, ईपीएस है 10 रुपए, तो उसका 40% कितना हो गया? 4 रुपए। अगर कंपनी की अगले साल 16-17 में प्रॉफिट है 15 रुपीस, ईपीएस है 15 रुपीस, तो 15 का 40% 6 रुपीस, राइट। तो ये होता है पे आउट रेशो कि जितना प्रॉफिट कमाओगे उसके हिसाब से आपको एक फिक्स रेट के पे आउट रेशो मिलती जाएगी। अब पे आउट रेशो सेम रहेगी बट अमाउंट चेंज हो सकती है। अमाउंट चेंज हो सकती है किस वजह से? अगर ईपीएस चेंज हो जाएगा तो आपका पे आउट भी चेंज हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो है आपको रिसीव होगा वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो दूसरी क्या है? कांस्टेंट डीपीएस। कांस्टेंट डीपीएस क्या है? आपको जैसे मैंने बोला ईपीएस, डीपीएस, डिविडेंड पे आउट, आपको कंपनी ने सीधे ही बोल दिया कि हर साल डिविडेंड पर शेयर सेम रहेगा, डिविडेंड पर शेयर ही सेम रहेगा। फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो ईपीएस पे आउट रेशो का कोई रेलिवेंसी नहीं रही। सीधे ही उन्होंने बोला कि हम हर साल इतना डिविडेंड देने वाले हैं, राइट। और तीसरी क्या है? स्टेबल रूपी डिविडेंड, फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड इन द ईयर व्हेन द कंपनी अर्न हाई प्रॉफिट। ये बड़ी अच्छी चीज है, नई चीज है आपके लिए। स्टेबल रूपी डिविडेंड का मतलब क्या है? एक तो आपको कहते हैं फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा पर शेयर। अब ये क्या हो गया? जो दूसरी आपकी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की जो सेकंड पॉइंट था उसमें देखा जाए इंप्रोवाइजेशन कर दिया। सेकंड वाले में क्या था? कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर थर्ड वाले में है, प्लस अगर कहते हैं हमारा जो प्रॉफिट है हाई गया, एक लिमिट बता देंगे कि इस लिमिट से अगर हमारा प्रॉफिट हाई गया तो आपको एक्स्ट्रा जो फिक्स डिविडेंड है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगी, राइट। तो हमारी थर्ड पॉइंट क्या हो गया? फिक्स डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा आपको डिविडेंड अगर हमारा एक सर्टेन लिमिट से प्रॉफिट हाई गया।
तो सेकंड हमारी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में 3 पॉइंट हो गए। पहला, पे आउट रेशियो सेम है। दूसरा, डीपीएस ही सेम है। तीसरा, पे आउट डीपीएस प्लस फिक्स एक इंक्रीमेंटल अगर अर्निंग स्पेसिफिक लिमिट से हाई हो गई, राइट। तो चलिए नेक्स्ट के लिए जाते हैं। थर्ड हमारी डिविडेंड पॉलिसी है इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। पहली थी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, पहली थी रेगुलर, ये है इररेगुलर। इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में क्या कहते हैं, हियर द कंपनी डज नॉट पे रेगुलर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। किस वजह से नहीं दे पाती बेचारी, अनसर्टेन अर्निंग की वजह से, लैक ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज की वजह से, एंड नॉट सो मच सक्सेसफुल बिजनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कहते हैं इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी भी कंपनी की भी एक मजबूरी है। इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी ऑप्ट करने की कंपनी की क्या है, कुछ मजबूरी है, जिसकी वजह से कंपनी क्या है, रेगुलर डिविडेंड आपको नहीं दे पा रही। वो मजबूरी क्या है, या तो फिर कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं है लिक्विड, या तो फिर कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही, या तो फिर अभी हमारा बिजनेस ही सक्सेसफुल नहीं हो पाया, राइट। कंपनी क्या है, स्ट्रगल कर रही है सक्सेस हासिल करने के लिए। तो वो हमारी डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इररेगुलर, जिसमें क्या है, कुछ रेगुलरिटी नहीं है कि हम आपको फिक्स डिविडेंड कितना देंगे, पे आउट रेशियो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ तय नहीं है। दिस इज कॉल्ड इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, राइट। तो चौथा और लास्ट, नो डिविडेंड। अब आप कहोगे नो डिविडेंड जो है वो डिविडेंड पॉलिसी कैसे हो गई, बिल्कुल सर, नो डिविडेंड भी एक डिविडेंड पॉलिसी है। अब डिविडेंड पॉलिसी क्या है, डिसीजन मेकिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वेदर द कंपनी शुड पे द अर्निंग और नॉट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो आपको डिविडेंड के तौर पर बांटना है या नहीं बांटना, ये भी तो एक डिसीजन ही है। अब कंपनी ने डिसीजन ले लिया कि भाई हमारे को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे को इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं के पैसा चाहिए, अब वो पैसा हम रिटेन कर रहे हैं, आपको डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट रहे, ये भी तो हमारी पॉलिसी हो गई। हमारी अभी के लिए पॉलिसी ये है कि हम अपना जो भी प्रॉफिट है वो इंटरनल फाइनेंसिंग के तौर पे यूज करेंगे, पर उसको डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटेंगे। दैट इज नो डिविडेंड पेमेंट पॉलिसी। इसमें क्या लिखा है, द कंपनी में यूज दिस टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी और फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कंपनी कई बार क्या होता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बट ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड्स कंपनी क्या करती है, अपने जो उनके पास इंटरनल फंड्स हैं, प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, उसी को ही यूज करके इन्वेस्टमेंट कर देती है, राइट। तो कंपनी के लिए अच्छी बात यही रहती है कि भाई बाहर से पैसा लेके आने की बजाय हम क्या करें, अपनी जेब में से ही पैसा निकाल के कहाँ क्या करें, फंडिंग कर दें, इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये भी एक हमारी अच्छी सोच हुई, जो क्या है, हम उसको क्या बोलते हैं, नो डिविडेंड पेमेंट पॉलिसी, राइट। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी थी। तो चलिए आगे अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अप्रोचेस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, अप्रोचेस दो तरीके की अप्रोच है। यहां पर डिविडेंड पॉलिसी में दो तरीके की अप्रोच है। पहली अप्रोच होती है जी रेलिवेंट अप्रोच, दूसरी अप्रोच होती है इररेलेवेंट अप्रोच। अब रेलिवेंट अप्रोच क्या है, अब कहते हैं इनमें वो सारे लोग आते हैं, अब वो सारे कौन से हैं, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। दूसरी है इररेलेवेंट अप्रोच, इसमें कौन लोग आते हैं, एमएम अप्रोच, मिलर मोदी गिलानी अप्रोच। अब कहते हैं जी जो रेलिवेंट अप्रोच है उसमें वो लोग आते हैं जो कहते हैं डिविडेंड देने से, ना देने से, कम देने से, ज्यादा देने से शेयर पे या वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है।
नंबर 2, इनमें वो सारे लोग आते हैं जो कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी जो है कंपनी को अफेक्ट्स करती है, कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट करती है, राइट। जो डिविडेंड पॉलिसी है, आप कहते हैं डिविडेंड दोगे नहीं दोगे, कम दोगे ज्यादा दोगे, जैसे हमने 4 पॉलिसी पढ़ी, राइट, 4 टाइप्स ऑफ पॉलिसी पढ़ी हमने। वो पॉलिसी जो है वो कहते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर, कंपनी के लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के ऊपर, कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर, कंपनी की फर्म के वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, इन सभी के ऊपर क्या है, अफेक्ट करती है, रेलिवेंसी रखती है। तो मतलब ये वो लोग हो गए जो कहते हैं कि डिविडेंड देने से, ना देने से, कम देने से, ज्यादा देने से फर्क पड़ता है, राइट। और दूसरे लोग कौन से हैं, इररिलेवेंट अप्रोच वाले। इररिलेवेंट अप्रोच वाले लोग कौन से हैं, सिर्फ एक ही है, MM अप्रोच, मिलर मोदी गिलानी। मिलर मोदी गिलानी क्या कहता है कि डिविडेंड दोगे नहीं दोगे, ज्यादा दोगे कम दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ये जो डिविडेंड पॉलिसी है इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। आप डिविडेंड दो या ना दो, खास नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो 1 बाय 1 हम चलते जाएंगे, एक एक पॉलिसी करते जाएंगे, राइट। तो कुल मिला के अभी तक मैं आपको समराइज कर दूं फटाफट, ये हमारा पूरा चैप्टर है किस चीज के ऊपर, डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर, कि हमने डिविडेंड देना है कि नहीं देना, डिविडेंड जो है शेयर के प्राइस के ऊपर कैसे फर्क डालता है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कैसे फर्क डालता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन के ऊपर कैसे फर्क डालता है। उसके बाद हमने किया सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में क्या पड़ा, डिविडेंड क्या है, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो अपने शेयर होल्डर को बांट दिया, वो क्या है, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर। फिर हमने किया फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे बड़े, उसमें से कुछ था फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है, अर्निंग, रिजर्व्स, वो सारे के सारे क्या थे, ये हमारे जो फैक्टर्स थे, ये हमें दर्शाते हैं कि भाई डिविडेंड पॉलिसी जो डिसीजन है एक सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो क्या है कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। उसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या था कि हम किस टाइप की अपनी डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं शेयर होल्डर को पे आउट करने के लिए, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस तरीके की पॉलिसी ऑप्ट करते हैं, वो हमारी क्या थी, टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद अब हमने पढ़ा कि अप्रोचेस कौन कौन सी है हमारी डिविडेंड पॉलिसी की। डिविडेंड पॉलिसी की 2 अप्रोचेस हैं, पहली रेलिवेंट में क्या है, ये लोग कहते हैं, वॉल्टर और गॉर्डन क्या कहता है कि डिविडेंड जो है रेलिवेंट है, डिविडेंड का जो डिसीजन है वो रेलिवेंट है। और दूसरा है इररिलेवेंट अप्रोच, MM अप्रोच, मिलर मोदी गिलानी, ये क्या कहता है, डिविडेंड का डिसीजन जो है इररिलेवेंट है, डिविडेंड दोगे नहीं दोगे मैटर नहीं करता, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्टर मॉडल करेंगे। अब मैं आपको 1 बाय 1 करवाता जाऊंगा और पहले आपको थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पॉलिसी के बारे में, फिर उसके प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे। प्रैक्टिकल के बाद मैं आपको लास्ट में एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवा के चैप्टर धीरे धीरे वाइंड अप करूंगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले आप मैंने इसमें स्टार्ट कर दिया है जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो। तो सबसे पहली हमारी जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो होती है वॉल्टर मॉडल। रेलिवेंट में वॉल्टर मॉडल, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा, वैसे तो कुछ ज्यादा इसमें 3 ही है प्रैक्टिकल के लिए, वॉल्टर, गॉर्डन और MM, 3 ही है, तीनों के तीनों कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें। तो चलिए, द अप्रोच ऑफ प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर गाइड एज टू हाउ डिविडेंड कैन बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ पोजीशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कहते हैं जो प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर है ये हमें क्या गाइड करता है, हाउ डिविडेंड
कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ पोजीशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कहते हैं ये हमें दर्शाता है कि कैसे हमारी जो डिविडेंड की पेमेंट है वो कैसे यूज की जाती है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। मतलब जो डिविडेंड का डिसीजन है वो किस तरीके से हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है, राइट। अब ये क्या कहता है, एज पर द वॉल्टर मॉडल डिविडेंड पॉलिसी इज रेलिवेंट फॉर द प्राइस ऑफ शेयर इन द मार्केट। मतलब कि जो हमारी वॉल्टर मॉडल क्या कहता है कि हमारी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो रेलिवेंट है शेयर प्राइस के लिए। मतलब जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी का आप जो डिसीजन लोगे, जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस जो है अप डाउन चलता रहता है। उसमें से एक कारण यह भी होता है हमारा डिविडेंड पॉलिसी का कि कंपनी जब डिविडेंड का डिसीजन लेती है तो अगले दिन मार्केट में आपके शेयर में उतार चढ़ाव इस कारण से भी आ सकता है। यह भी एक बड़ा मेजर रीजन बनता है कि शेयर का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने में, कि कहते हैं आपका जो डिविडेंड का डिसीजन है वो शेयर के प्राइस को अफेक्ट करता है कि मार्केट में आपका शेयर प्राइस कैसे अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, वो डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करती है। उसके बाद है डिविडेंड पेमेंट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर इन द मार्केट। लास्ट है एज पर द वॉल्टर अप्रोच हायर द डिविडेंड लोअर द प्राइस ऑफ शेयर, लोअर द डिविडेंड हायर द प्राइस ऑफ शेयर। लास्ट लाइन बिल्कुल आपकी सोच से, एक लेमैन की सोच से परे कर गया बात। अब एज पर द वॉल्टर मॉडल क्या कहते हैं, हायर द डिविडेंड लोअर द प्राइस ऑफ शेयर। मतलब अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करती है, दैट ज्यादा का मतलब आपको एग्जांपल से बता देता हूं कि सपोज कीजिए हमारा ईपीएस है 10 रुपए, कंपनी 8 रुपए 7 रुपए 10 रुपए पे कर देती है, तो इससे आपका शेयर का प्राइस ज्यादा नहीं होने वाला, कम ही जाने वाला है, लोअर द प्राइस ऑफ शेयर। दूसरा इसका ऑपोजिट है, लोअर द डिविडेंड हायर द प्राइस ऑफ शेयर। लोअर द डिविडेंड मतलब 10 रुपए ईपीएस है, कंपनी 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए मैक्सिमम 5 रुपए पे कर रही है। तो आप कहोगे ऐसे कैसे, ये सोच कैसे सही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे। अब यहां पर सोच क्या है वॉल्टर जी की, ई वॉल्टर की सोच क्या है यहां पर। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके पास, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती, अब यहां पर कंपनी क्या मान के चलती है कि अगर हम ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, इसका मतलब है हमने जो प्रॉफिट कमाया, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तभी तो हम आपको ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ईपीएस 10 रुपए अर्न कर रहे हैं, हम कंपनी हर पर शेयर के लिए 10 रुपए कमा रहे हैं आपके लिए। अब 10 रुपए पर शेयर के ऊपर हमने 8 रुपए आपको दे दिए, 9 रुपए दे दिए, 10 रुपए ही दे दिए, तो इसका मतलब है हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तभी हमने आपको प्रॉफिट सारा का सारा दे दिया। जैसे कि आपने थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन में अब मैंने आपको बताया कि फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी में कि एक, अगर हमारी रिटर्न जो है वो ज्यादा है, कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को रख लेना चाहिए, डिविडेंड को कम पे करना चाहिए, राइट। इसका मतलब है अब यहां पर हम हायर डिविडेंड क्यों दे रहे हैं, हायर डिविडेंड देने का कारण यही माना जाएगा कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, कंपनी की जो रिटर्न है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है, तो कंपनी कहती है भैया आप खुद पकड़ो अपने पैसे, आपको जहां पैसा लगाना है वहां पर लगा लो, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं,
तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, हायर डिविडेंड दे देती है, जिससे क्या है वो अपनी जो रिटर्न है, प्रॉफिट है, वो कहीं और इन्वेस्ट कर देता है जहां पर उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इन्वेस्टर मार्केट किस तरीके से उसको लेती है, शेयर का प्राइस क्या चला जाता है, डाउन, डिक्रीज हो जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि इन्वेस्टर मान के चलता है कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास ग्रोथ की चांसेस नहीं है या कम है, राइट। हायर द डिविडेंड लोअर द प्राइस ऑफ शेयर, लोअर द डिविडेंड हायर द प्राइस ऑफ शेयर, राइट। ये कहना है प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर का। हमारी वॉल्टर पॉलिसी में ये डिसीजन है। अब इसको फॉर्मुलेशन में कैसे कन्वर्ट किया है इन्होंने, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए P इज इक्वल टू डी प्लस आर ए ओवर के ई ब्रैकेट ई माइनस डी ओवर के ई। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है वॉल्टर के अकॉर्डिंग P निकालने का। P मीन्स ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने नीचे लिखी हुई हैं। P का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर। उसके बाद दूसरी टर्म क्या यूज हुई, आर ए। आर ए का मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि इतने % हमने रिटर्न अर्न करी है, राइट, कि कंपनी की जो रिटर्न है वो इतने % है। उसके बाद क्या है, डी। डी का मतलब क्या है, डिविडेंड पर शेयर। उसके बाद है ई। ई का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। उसके बाद क्या है, केई। केई का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैं आपको सभी को अच्छे तरीके से बताता हूं। डी का मतलब क्या है, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब हमने इतना पैसा आपको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ई का मतलब अर्निंग पर शेयर, इतना पैसा हमने अर्न किया, राइट। दूसरा क्या था, आर ए। आर ए का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आर ए और के ई में पहले आपको मैं सिमिलरिटी बता देता हूं अच्छे से। क्या है आर ए, क्या है, हमने इतने % पैसा कमाया, हमने मतलब कंपनी ने। के ई का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कंपनी का खर्चा। कंपनी का खर्चा, इन्वेस्टर की रिटर्न, राइट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया के ई। आर ए क्या हो गया, कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसलिए हम कह रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। बाकी आपको मैंने बता दिया। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ये इसकी जो कॉन्सेप्ट वाइज आपको बना कैसे, ये आपको मैं जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो साथ साथ अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा कि कैसे ये काम करता है, राइट। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम अप्रोच ऑफ वॉल्टर मॉडल। ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है ये प्रैक्टिकल के लिए भी। एज पर द वॉल्टर ऑप्टिमम अप्रोच, वॉल्टर की दो ऑप्टिमम अप्रोच है। पहली क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0% इफ आर ए मोर देन के ई। इफ आर ए मोर देन के ई, कहते हैं हमारी जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए, 0% होनी चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी होनी चाहिए, 0% होनी चाहिए अगर आर ए हमारा क्या है, मोर देन के ही। अब आपको बताते हैं कि क्यों, किस लिए ये डिसीजन लिया गया। वॉल्टर का ये डिसीजन लेने के लिए, ये अप्रोच लाने के लिए कारण क्या था। अब आर ए मोर देन के ई, आर ए आपको बता चुका हूं मैं। आर ए क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या चीज थी कि कंपनी ने इतना पैसा, इतने % प्रॉफिट आपके लिए अर्न किया है, 10%, 15%, 20%, लेट कर लेते हैं 15%, 15%। और के ई क्या है, 10% है। आर ए 15, के ई 10%, राइट। आर ए 15, के ई 10। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है वो 15% कमाती है और आपको कितना पे करती है, 10%।
15 कमाती है, 10 पे करती है। तो साफ बात हुआ कि अगर आपके पास कहीं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती तो आप हमारी कंपनी से पैसा लगा के आप वहां ना लगा देते। तो 10% क्यों ले रहे होते आप हमारे से 10% क्यों ले रहे होते, राइट? तो आरए अगर मोर देन केई है तो इसका मतलब है कंपनी की कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है। तो इसका मतलब, या फिर आप कह सकते हो दूसरे मैनर में, कंपनी का जो खर्चा है, कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ती है कितनी, 10% पड़ती है, और कंपनी कमाती कितना है, 15 कमाती है, राइट? तो इसलिए कंपनी को क्या करना चाहिए, सारा पैसा रिटेन कर लेना चाहिए और डिविडेंड क्या है, देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे कि आप क्या करो, हमें डिविडेंड देने की बजाय आप अपने पास ही पैसा रख लो और हमारी जो ये पैसे के साथ ग्रोथ कर दो। जैसे कि मैंने आपको लेट किया था, आरए कितनी है 15, केई कितनी है 10, इसका मतलब है 50% कंपनी आपसे ज्यादा अर्न करती है। आप 10% कमाते हो, हम 15% कमाते हैं, मतलब डेढ़ गुना हम आपसे कमाते हैं। अगर आप 100 के ऊपर 10 कमाओगे, हम 100 के ऊपर 15 कमाएंगे। इसलिए कंपनी कहती है, डिसीजन शेयर होल्डर लेते हैं कि हमें डिविडेंड नहीं लेना, आप क्या करो, 0 डिविडेंड कर दो और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दो, राइट? ये कौन लोग होंगे इसमें, वही लोग होंगे जो किसके लिए जाते हैं, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच वाले लोग आते हैं। वो लोग क्या करेंगे, इफ आरए मोर देन केई, अगर आरए मोर देन केई है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अब दूसरा क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100% इफ आरए लेस देन केई। अब इस बार क्या है, कंपनी की रिटर्न, अब वो एग्जांपल को उल्टा कर देते हैं हम लोग, आरए कितनी है 10, केई कितनी है 15, कंपनी की रिटर्न हो रही है 10%, कंपनी को कॉस्ट बढ़ रही है 15, मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 15%, कंपनी कमा कितनी रही है 10%, इसका मतलब है आप 15% पे ही जाओगे बाहर। तो कंपनी क्या करती है, जितना कमाती है आपको सारा का सारा दे देती है। वो कहते हैं कि देने में ही भलाई है। देने में भलाई क्यों है, क्योंकि कंपनी जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा उसे कॉस्ट पड़ रही है, उसकी जो परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वो ज्यादा है उनकी रिटर्न की परसेंटेज से। इसलिए कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसमें ही कंपनी की भलाई है, राइट? ये ऑप्टिमम अप्रोच थी, ये आप याद रखना, प्रैक्टिकल में ये काम आने वाला है पूरा। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हमारे को 5 to 8 मार्क्स का, तो उसमें हमारे को ये पूछा जाएगा कि वॉल्टर मॉडल की जो ऑप्टिमम अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर बताओ, राइट? तो उसमें हमारी 2 है। नंबर 1, इफ आरए मोर देन केई देन डीपीआर 0, इफ आरए लेस देन केई देन 100%, राइट? नेक्स्ट है assumptions ऑफ वॉल्टर मॉडल। अब जैसे कि आपको पता है कोई भी इकोनॉमिस्ट है वो कुछ ना कुछ assumptions पर चलता है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी +2 में, बीकॉम में, फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स मोस्टली assumption बेस्ड होती है। यहां पर भी अब जो प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर की अप्रोच है, वॉल्टर मॉडल जो है ये भी कुछ assumptions पर काम करता है। ये जो हम थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं ये थ्योरी कुछ assumptions पर काम करती है, बेस पर काम करती है। अब वो assumptions कौन कौन सी हैं? नंबर 1, द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म। कहते हैं जी कंपनी सारी की सारी इक्विटी है, कंपनी ने जो पैसा रेज किया हुआ है सारा का सारा इक्विटी के थ्रू रेज किया हुआ है, डेट है ही नहीं। तो इसलिए पहला हमारा अजम्पशन ही हम मान के चलते हैं कि आपकी कंपनी, वॉल्टर की जो अप्रोच है वो जो कहा जा रहा है वही तब होगी, अप्रोच तब लागू होगी जब क्या है, कंपनी जो है ऑल इक्विटी फर्म है। नंबर 2, अर्निंग एंड डिविडेंड डू नॉट चेंज। अब कंपनी के जो अर्निंग्स हैं और डिविडेंड्स हैं वो चेंज
नहीं होते, राइट। कंपनी की अर्निंग भी सेम रहती है, डिविडेंड भी कंपनी सेम वाली पॉलिसी ऑप्ट करके चलती है। और फर्म हैज एन इन्फिनिट लाइफ, कंपनी की जो है एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, लॉन्ग टर्म चलने वाली कंपनी है, उसका बिजनेस की जो फ्यूचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। और फोर्थ है सेकंड लास्ट, ऑल अर्निंग्स आर ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन्ड इंटरनली। कहते जी या तो फिर हमारी अर्निंग रिटेन कर ली जाएगी सारी की सारी, या तो फिर क्या की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। फोर्थ हमारी assumption क्या होती है, ऑल अर्निंग्स आर ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन्ड, सारी की सारी या तो फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या तो फिर रिटेन की जाएगी इंटरनली। लास्ट क्या है, द फर्म विल यूज ओनली रिटेन अर्निंग्स टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट। फर्म कहते हैं जो अर्निंग रिटेन अर्निंग है उसको यूज सिर्फ किसके लिए करेगी, इंटरनल इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कंपनी किसी और पर्पस के लिए अपनी अर्निंग को नहीं रखेगी, इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए ही जो पैसा है वो यूज करेगी, राइट। तो ये हमारा वॉल्टर मॉडल था। इसका फिर अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपको वन बाय वन क्वेश्चन में करते चलते हैं, फिर लास्ट हम नेक्स्ट पॉलिसी